नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप सभी का स्टडी विद चंदन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 बिहार बोर्ड को देखने जा रहे हैं। कक्षा 10 भूगोल का खंड क इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या है। जैसे कि बोलचाल का भाषा में बोला जाता है, प्रकृति से हमें जो भी चीज़ प्राप्त हुआ है वो क्या है, संसाधन है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग किए हैं और करते होंगे भी। आप जिस वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। अभी यहाँ पर आप देखिए, अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। अभी के समय का बात करें तो जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप का प्रयोग कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन्स का प्रयोग कर रहा हूँ, माइक्रोफोन्स का प्रयोग कर रहा हूँ, बैठने के लिए कुर्सी का प्रयोग कर रहा हूँ और लैपटॉप रखने के लिए टेबल का उपयोग कर रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ तो मैं भी एक क्या हूँ, संसाधन हूँ। तो ये सारी चीज़, जितनी भी चीज़ों का मैंने नाम लिया, ये सारी चीज़ क्या है, संसाधन है। तो आप समझ गए होंगे, जो भी वस्तु हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या होता है, संसाधन होता है। हमारे जीवन को सुयोग्य बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दूसरे इंसान का भी उपयोग करते हैं। तो दूसरा इंसान या फिर हम या फिर मैं बोलूँ तो खुद हम लोग क्या है, एक संसाधन है। मानव जाति भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि मानव जाति भी एक दूसरे की मदद कर कर अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो मानव भी क्या है, संसाधन है। वस्तुतः संसाधन अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद, जिनको हम लोग ज्योग्राफर बोलते हैं, जिमरमैन का कथन है या फिर वो कहना चाहते हैं, संसाधन होते नहीं, बनते हैं। क्यों बनते हैं, वो बोल रहे हैं होते नहीं, बनते हैं। क्यों? क्योंकि संसाधन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है अपने जैसा, ताकि हम लोग उनका क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। जैसे कि मैं बोलूं कि मोबाइल फ़ोन बना है, क्या मोबाइल फ़ोन हमें ऐसे ही मिल गया है? नहीं, इन्हें हम लोगों ने क्या किया, बनाया। और बनाने के बाद इनका उपयोग हम लोग सही तरीके से कर पा रहे हैं या फिर इनका उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन हो गया। लेकिन इन्हें क्या किया गया, बनाया गया। तो बनाया कैसे गया? तकनीकी की मदद से, शिक्षा की मदद से। वर्तमान परिवेश में यदि हम बात करें तो सेवा ही क्या है, हमारे लिए संसाधन है। यदि मैं बोलूं, तभी से मैं जितनी भी बातें संसाधन पर बोला, और सभी का मतलब एक ही होता है, सेवा करना। चाहे वो निर्जीव है या फिर सजीव हो, जो भी है वो सब क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं एक दूसरे का। सेवा को ही हम लोग संसाधन कहेंगे या फिर संसाधन माना जाता है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धन अर्जन करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और वो अपने जीवन को संतुष्ट करता है, तो उनके क्रियाकलाप क्या हो गए? क्योंकि उनके क्रियाकलाप से दूसरे व्यक्ति क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना रहे हैं। तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या हो गए, संसाधन हो गए। तो यदि हम लोग आगे बात करें तो संसाधन सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं है। यदि कोई बोले कि जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है वो बड़ा है, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं साउथ अफ्रीका के, जिनके पास संसाधन बहुत है, लेकिन वह देश अभी भी गरीब है। यदि हम लोग ह्यूमन इंडेक्स की बात करें तो वहाँ भी वो बहुत पीछे हैं। लेकिन
एक ऐसा देश जिनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज डेवलप्ड कंट्री या फिर विकसित देश के रूप में जाना जाता है, और वह देश है जापान। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर एक साल जापान में भूकंप आती है, ज्वालामुखी फटती है, और इनके पास ऐसा उपजाऊ ज़मीन भी नहीं है जैसा भारत के पास है या फिर अन्य विकसित देश के पास है, लेकिन फिर भी वो देश विकसित देशों की गिनती में आता है। तो ये कैसे हुआ, क्या आप जानते हैं? देखिए, संसाधन नहीं भी है, मैंने आपको शुरू में ही बताया, संसाधन होते नहीं, वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बनते हैं। मानव भी क्या है, उनका एक हिस्सा है। तो हम लोग मानव को भी क्या बना सकते हैं, संसाधन बना सकते हैं। कैसे? उन्हें तकनीक देकर, उन्हें शिक्षा देकर। जब वो मानव उस तकनीक को प्राप्त कर कर किसी चीज़ को बनाने में सक्षम हो जाए या फिर जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाए, तो वो क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो जापान के लोग क्या हैं, तकनीक में आगे हैं, उनके पास बहुत सुविधा नहीं होने के बावजूद भी वो जितने हैं उन्हीं से वो ऐसे संसाधन बनाते हैं जो बड़े बड़े देश हैं उनके आगे झुकते हैं। किंतु यदि हम लोग मानव संसाधन की बात करें तो तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करता है। किनको? जापान को। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का भी बहुत भूमिका होती है। यदि आपके पास जैविक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, लेकिन मानव संसाधन नहीं है, तो आपका देश विकास नहीं कर सकता है। यदि आपके पास मानव संसाधन है, भौतिक संसाधन नहीं है, जैविक संसाधन नहीं है, तो मानव संसाधन उस देश को आगे लेकर जा सकती है। विविध संसाधनों के माध्यम से मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है। हमारे आसपास, हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में बहुत से संसाधन हैं जिनके कारण मानव उन संसाधनों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जैसे कि पर्यावरण से मानव क्या करता है, सामान लेकर प्रौद्योगिक अपने तकनीकी लगाकर किसी भी चीज़ को विकसित करता है, और इसी पर्यावरण में रहकर मानव जाति संस्थाएं बनाती है ताकि उस तकनीक का उपयोग सही तरीके से कर जीवन को सफल बनाया जा सके। जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों को प्रौद्योगिक तकनीकी की मदद से संस्थाओं के बीच अनुसंधान या फिर अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। आपको यहाँ पे चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मानव क्या है, केंद्र बिंदु है, और उनके ऊपर क्या है, पर्यावरण। इन्हीं पर्यावरण के मदद से अपने तकनीकी विकास का उपयोग करके ये संस्थाएं बनाती है और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण करने का यदि हम लोग बात करें तो संसाधनों के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किए गए हैं। जैसे कि पहला संसाधन आपको उत्पत्ति के आधार पर किया गया है और बताया गया है उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन हैं। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैसा कि आप नाम से ही जान रहे होंगे, जैव मतलब क्या हो गया, जीव जिनमें क्या बसता हो, जान बसता हो, ऐसा संसाधन जिनमें जान हो उनको हम लोग जैव संसाधन बोलेंगे, और ऐसा संसाधन जिनमें जान ना हो उनको हम लोग अजैव संसाधन बोलेंगे। तो पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के संसाधन हैं, यदि मोटी भाषा में हम लोग बोले तो। पहली कौन से संसाधन, जैव, जैसे कि मानव जाति हो गया, पशु हो गए, पेड़ हो गए, जानवर हो गए, छोटे बड़े जो भी जानवर हैं वो सारे क्या हो गए, आपके जैव संसाधन हो गए। वहीं पर दूसरी ओर मिट्टी हो गया, आपका नदी हो गया, पहाड़ हो गया,
बालू हो गया, या फिर कोई धातु, कोई तत्व, लोहा, लक्कर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जो भी आप देख रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हो गए आपके अजैव संसाधन हो गए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, ये आपको याद रखना है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। उपयोगिता के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। आप नाम से जान सकते हैं यहाँ पे नवीकरणीय, नवी मतलब नया बनाना, ऐसा संसाधन जिसको हम लोग एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन बोलेंगे। जैसे कि हमें सूर्य की रोशनी मिलती है, सूर्य की प्रकाश मिलती है। सूर्य का प्रकाश जो होता है हमारे लिए प्रत्येक दिन आता है। यदि मैं आज सूर्य का प्रकाश का प्रयोग कर लिया तो क्या मैं कल उनको कर पाऊँगा? ज़रूर मैं उनको कल भी कर पाऊँगा, क्योंकि फिर से कल सूर्य सुबह 5 बजे उगेगी और फिर से वो अपनी रोशनी हमारे ऊपर डालेगी, और जब डालेगी तो मैं उनका या फिर हम लोग उनके रोशनी का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा नवीकरणीय संसाधन हो गया। और वहीं पे दूसरी ओर अनवीकरणीय संसाधन में ऐसा संसाधन जिनका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर पाएंगे, जैसे कि कोयला। यदि एक बार कोयला समाप्त हो गया तो क्या हम लोग उस कोयले को दोबारा प्रयोग कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल, यदि आप लोग देखते होंगे, यदि गाड़ी में एक बार पेट्रोल डाला और उनको जला दिया या फिर उनका उपयोग कर लिए, तो क्या पेट्रोल दोबारा खुद गाड़ी में आ जाती है? नहीं, उनके लिए हमें फिर से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन सूर्य के साथ ऐसा होता है क्या? नहीं, एक बार हम लोग सौर ऊर्जा लगा लेते हैं, बैटरी लगा लिए, सोलर प्लेट लगा लिए, प्रत्येक दिन सूर्य आकर रोशनी देती, प्रकाश डालती है और हमारी बैटरी को चार्ज करते रहती है। लेकिन पेट्रोल डीजल के साथ ऐसा नहीं होता है, हमें बार बार उनमें पैसा लगाना पड़ता है, और उनकी मात्रा जो है हमारे वातावरण में या फिर हमारे पर्यावरण में या फिर हमारे पृथ्वी पर बोले तो नियमित रूप से है, एक मात्रा में है, एक निश्चित मात्रा में है, जो कि आज न कल समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? हमारा अनवीकरणीय संसाधन। और यदि हम लोग अगला संसाधन की बात करें, संसाधन के वर्गीकरणों की बात करें, तो तीसरा नंबर पर आता है हमारा स्वामित्व के आधार पर व्यक्ति संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व मतलब मालिकाना, मालिक के अधिकार से यदि हम लोग बात करें तो मालिक के अधिकार से संसाधन कितने प्रकार के हो गए? हमारे 4 प्रकार के। पहला हो गया हमारा व्यक्तिगत संसाधन, मतलब किसी एक इंसान का क्या हो, कोई भी चीज़ हो, उन पर उनका अधिकार हो, तो वो क्या कहा जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, पेन मैंने 5 रुपया देकर खरीदा, तो पेन क्या एक संसाधन है? क्योंकि मैं उनसे क्या करता हूँ? लिखने का काम करता हूँ, वो मेरे लिखने के काम आते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? पर्सनल हो गया, व्यक्तिगत हो गया। तो पेन को मैं क्या बोलूँगा? व्यक्तिगत संसाधन है। किसी खास आदमी के द्वारा यदि किसी भी चीज़ का उपयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, तो आपका मोबाइल फ़ोन आपके लिए क्या हो गया? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आपका घर, वो क्या हो गया? आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आपकी कार, वो क्या हो गया? आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। ऐसा संसाधन जो पूरे समाज के लोग के लिए हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सामुदायिक संसाधन। जैसे आप किसी चौक पर खड़ा होते होंगे, तो चौक क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन, जहाँ पर बहुत से लोग आकर क्या करते हो? रुकते हो। सार्वजनिक जगह हो गया, वो क्या हो गया? आपका सामुदायिक संसाधन। या फिर सार्वजनिक पार्क हो गया, या फिर पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, गिरजाघर हो गया, ये सारे क्या हैं? सामुदायिक संसाधन है। क्या इस पर कोई एक आदमी अपना हक बता सकता है? नहीं बता सकता। ये पूरे समाज के हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग? सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है।
तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। और तीसरा जो संसाधन होता है वो होता है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन है, जो भी चीज़ है, वो किनका संसाधन है? वो राष्ट्रीय संसाधन है। यदि आपके पास एक गाड़ी है तो वो गाड़ी भी एक समय पर आकर क्या हो गई? राष्ट्रीय संसाधन हो गया। क्योंकि आप लोग जानते होंगे आपको क्या करना पड़ता है, गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है, गाड़ी की कागज़ बनवानी पड़ती है, इंश्योरेंस बनवानी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ आपको करना पड़ता है। तो ये क्या है? आपकी राष्ट्रीय संपत्ति हो गया, ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। या फिर आप अपने गांव के आसपास देखते होंगे, या फिर शहर में रहते हैं तो शहर के आसपास देखते होंगे सरकारी अस्पतालें होंगे, या फिर हॉस्पिटल हॉस्पिटल उन्हीं को बोलते हैं हम लोग, सरकारी स्कूल होगी, या फिर कोई भी संस्थाएं जो भारत के अंदर चल रही है, वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आ जाएंगे। और हमारा स्वामित्व के आधार पर अगला संसाधन जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये ऐसे संसाधन हैं जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का आधिपत्य होता है। जैसे कि हम लोग समुद्र की बात करें, 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। 200 किलोमीटर तक तटीय क्षेत्र से क्या होता है? जो देश से तट सटा होता है उसका होता है। और 200 किलोमीटर के बाद वाला यदि कोई भी महासागरीय संसाधन है तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था से आधिपत्य होती है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि हाल फिलहाल भारत ने 200 किलोमीटर से दूरी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से अनुमति ली कि वो वहाँ पर क्या कर सकती है? खोज कर सकती है, किसी चीज़ की अनुसंधान कर सकती है। तो अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो सहमति देती है कि आप वो काम कर सकते हैं। उनसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्था से पूछनी पड़ेगी, और यदि आप 200 किलोमीटर तटीय क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं तब। विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला यदि देखिए विकास के स्तर पर, तो पहला है हमारा संभावी संसाधन। संभावी संसाधन किनको बोलते हैं हम लोग? ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिससे उपयोग में लाए जाने वाले की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे कि हिमालय क्षेत्र का खनिज। संभावित संसाधन किनको बोलेंगे हम लोग? ऐसा संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन वो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जा रहा है। ठीक है, भविष्य में हम लोग उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी क्या है हमें और पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हम लोग उनका उपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग सूर्य की उपयोग कर पाएंगे, सूर्य की रोशनी का उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए सूर्य की रोशनी वो क्या हो गया? संभावित संसाधन हो गया। दूसरा जो है विकास के स्तर पर संसाधन, वो है हमारा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किनको बोलेंगे हम लोग? जो हमारे मात्रा एवं गुणवत्ता का आधार पर उनका उपयोग किया जा रहा है, मतलब हो रहा है अभी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन बोलेंगे। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण उपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। मतलब ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण करने के बाद उनकी मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है और कुछ समय बाद या पूर्व में ही वह उपयोग किए जाने लगे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन बोलेंगे। तीसरा जो है विकास के स्तर पर संसाधन, वो है हमारा भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किनको बोलेंगे? ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। उपयोग हेतु
उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास ऐसा तकनीक नहीं है कि हम उनका सही से उपयोग कर पाएँ, तो वैसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे भंडार संसाधन बोलेंगे। और जिस प्रकार से उदाहरण में आप देख सकते हैं, जल हो गया, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है, तो जिसमें इसकी हम लोग हाइड्रोजन का उत्पन्न करके वहाँ पर से ऊर्जा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक हाइड्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन आने वाला समय में हम लोग हाइड्रोजन गैस का क्या करेंगे, उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा भंडार संसाधन हो गया। और हमारा अगला संसाधन जो चौथा है विकास स्तर पर, वो है संचित कोश संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। देखिए, ये भी जो है संचित कोश संसाधन, ये भी एक प्रकार के भंडार संसाधन ही है। इनका भंडारण किया जा चुका है, भंडारण है, और तकनीक के हिसाब से इनका धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि मान लीजिए अभी ज़रूरत पड़ा तो यदि हमारे पास वो टेक्निक है कि उपयोग कर सकते हैं तो उनका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इनका उपयोग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि नदी का जल, इनका उपयोग हम लोग बिजली या फिर विद्युत उत्पन्न करने में कर सकते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तो अपने ज़रूरत के अनुसार ही क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न करते हैं जल से। लेकिन ये हमारे पास क्या संचित कोश संसाधन के रूप में है, भविष्य में हम लोग इनका उपयोग करेंगे। और हमारा अगला टॉपिक जो कल होगा, संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन और संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ये देखेंगे। और स्मरणीय तट, ये चैप्टर में जो भी कुछ हम लोग पढ़े हैं उनमें क्या क्या हमें याद करना है और क्या याद रखना है, उन चीज़ों को देखेंगे। आने वाले लेक्चर, अगला लेक्चर जो होगा उन पर होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस चलता है एप्पल क्लासेस के नाम से, मध्य विद्यालय बलचंदा के आगे वाइट हाउस में। आप देख सकते हैं मध्य विद्यालय बलचंदा के पास आइएगा तो वहाँ पर एक उजली सी घर है, बिल्डिंग है, और वहीं पर उन्हीं के नीचे हमारा क्लास चलता है। आप वहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली।